हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो लोग इस इंतजार में बैठे थे कि मौनी अमावस्या की वजह से पेपर शायद टल जाएगा, तो अरे 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 पेपर नहीं टला। केवल प्रयागराज में जो है वो सेंटर नहीं पड़ा है, बाकी जो है जगह पे है। अपना पेपर आपका 17 तारीख में और 18 तारीख में, यानी कि 17 में अन्य सब्जेक्ट्स का और 18 में इंग्लिश का सुबह के समय आप लोग का पेपर है। तो भैया बस्ता बस्ता टांग लो और पढ़ाई शुरू। पढ़ाई तो तुम्हारी काफी दिन से शुरू है ही ना हो। अब आप सोचो कि भाई ये जो लास्ट के कुछ 10 दिन बचे हैं उन्हें किस तरीके से आप लोगों को मैनेज करना है, कैसे पढ़ अपने दिमाग को शांत रखना है। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए, टेक अ चिल पिल, रिलैक्स्ड हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। क्योंकि जब इंसान रिलैक्स्ड होता है ना तो वो सोचता बहुत अच्छा है। और अगर इस समय परेशान होता है तो दिक्कत होती है। अब देखो इस समय परेशान भी वो व्यक्ति होगा जो तैयारी कर रहा होगा। जिसने तैयारी करी ही नहीं वो तो परेशान होने का ही नहीं। तो भाई ठीक है। अब आप लोग जो है अपनी तैयारी आप लोग कर ही रहे हैं और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज हैं, लिटरेचर के हैं। देखिए डे 16 है। इसे मैं दो पार्ट्स में कराऊंगी। हैं तो ये 100 क्वेश्चंस, मगर मैं इसे दो पार्ट्स में कराऊंगी। I'll keep it short। 50 क्वेश्चन आज, 50 क्वेश्चन कल। ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हमारा सेशन है ये रहा। मैंने ना इसमें आपको आपको दिख भी जाएगा मैंने क्या क्या चीजें जो है इसमें ली हैं। देखिए इसमें जो है लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स लिए हैं। 30 क्वेश्चंस जो है वो लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट्स के ही हैं। तो उसके बाद बाकी के भी हैं और क्या है चलिए देखते हैं। वो बहुत लंबे लंबे से क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब लिटरेरी मूवमेंट्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी रहा होगा, नियो क्लासिसिज्म। तो भैया सबसे पहले नियो क्लासिसिज्म के बारे में पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग और फिर मुझे इसका जवाब दे देना अच्छे से कि चलो पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करती हूँ। 30 क्वेश्चंस लिटरेरी पीरियड्स एंड मूवमेंट पे हैं और पहला है नियो क्लासिसिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द नियो क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? एन एम्फेसिस ऑन इमोशनल एक्सप्रेशन एंड इंडिविजुअलिज्म, एन एम्फेसिस ऑन रीजन ऑर्डर डिकोरम, फोकस ऑन सुपर नेचुरल, और रिजेक्शन ऑफ ऑल लिटरेरी कन्वेंशन। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी नियो क्लासिकल एज के बारे में जो जानते होंगे उन्हें ये पता होगा कि नियो क्लासिकल एज जो है वो which of the following best defines the neoclassical period in English literature? तो neoclassical period होता है जिसमें नियो मतलब होता है नया और क्लासिकल, और आप लोगों ने मुझे पता है जवाब दे दिया होगा मेरे बोलने से पहले ही, एंड दैट इज बी, an emphasis on reason order decorum and imitation of classical model। यानी कि 18वीं सेंचुरी it was the age of prose and reason। Alexander Pope's couplets are characterized by, देखो कपलेट्स तो हीरोइक कपलेट्स शुरुआत चौसर ने करी, पर परफेक्ट किसने बनाया? अलेक्जेंडर पोप ने। और उनके कपलेट्स जो हैं आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री वर्स, वर्स लिब्रे, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट्स विद बैलेंस सिंटेक्स। तो भाई देखो हीरोइक कपलेट्स हैं उनके, ये हीरोइक कपलेट्स हैं। वो हीरोइक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये बेसिकली कपलेट्स जो हैं वो एपिक पोइट्री में यूज किए जाते थे और हीरो की दास्तान बताया करते थे। हीरोइक कपलेट्स है, क्लोज्ड कपलेट्स हैं। Which century is primarily associated with the neoclassical movement? 17th and 18th। ये तो देखते ही बता दिया होगा, कूद कूद के 17th and 18th क्यों बता दिया था ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन या मिमेसिस जिसे कहते हैं, नियोक्लासिकल थ्योरी में क्या मतलब था? डायरेक्ट कॉपी, मैकेनिकली रिप्रोड्यूसिंग, अवॉइडिंग एनी रेफरेंस, या फॉलोइंग द जनरल प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स। तो भाई देखो ये लोग क्या करते थे, क्लासिकल अपने आप को नियो क्लासिकल या स्यूडो क्लासिकल भी कहा जाता था।
ये लोग जो है पूरा जो क्लासिकल ऑथर्स था उनको फॉलो करते थे, बेसिकली उनके लिखने के तरीके को, कंटेंट वट एवर मे बी द कंटेंट, they believed that the form should be perfect, the form should adhere to the classical authors, uh, howsoever trivial the content may be. Samuel Johnson's critical approach to literature emphasizes, Samuel Johnson, the lives of English poets भी लिखी है, और Samuel Johnson का that is pure subjective historical context rational judgment based on universal principles. जो उनकी लिटरेचर के पे वो एम्फेसाइज करते थे रेशनल जजमेंट, तार्किक जजमेंट। ऑब्वियसली जहां पे भी आप तर्क वगैरह देखो वो नियो क्लासिकल एज के बारे में ही है। द नियो क्लासिकल यूनिटीज डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल ड्रामा रेफर टू, यूनिटीज तीन ही होती है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, और यही इसमें है, दैट्स बी, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, विच इज नॉट द वर्क ऑफ नियो क्लासिकल पीरियड। वो ऊपर ही दिख रहा है, ये रोमांटिक एज का है, आया 18th में ही था, 1798 में आया था, बट दिस इज कॉल्ड द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। द नियोक्लासिकल बिलीफ इन द रूल्स ऑफ लिटरेचर वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन पर्सनल इंस्पिरेशन, observation, the assumption that universal laws of aesthetics could be derived from classical antiquity। यानी कि आपको भले ही ये लग रहा हो कि भाई जो सबसे बड़े ऑप्शंस है वो देख लो, मगर ऐसे नहीं है कि बिना पढ़े उन ऑप्शंस को लगाओ, आपको उन ऑप्शंस में अगर उनसे मिलते जुलते ऑप्शंस मिल गए तो ऑप्शन को पढ़कर उसके डेप्थ समझने की कोशिश कीजिए कि द नियोक्लासिकल बिलीफ इन द रूल्स ऑफ लिटरेचर, इसका था द अजम्पशन दैट यूनिवर्सल लॉज ऑफ एस्थेटिक्स कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल एंटिक्विटी। यानी कि जो एस्थेटिक्स के यूनिवर्सल लॉज हैं वो केवल और केवल कहाँ से लिए जा सकते हैं, क्लासिकल जो एंटीक जो बुक्स हैं केवल उनसे ही। सो द आंसर इज सी। Dryden's approach to translation exemplifies which neoclassical principle? Extreme literalism, creating entirely new work, abandoning the original text, paraphrase that prioritizes English idiom and the sense over letter for letter correspondence। इस बात का मतलब वो, इसका आंसर है डी। और पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी बात को अपने शब्दों में कहना, और ड्राइडन ने जो ट्रांसलेशन किया था उसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की जगह उन्होंने इंग्लिश इडियम्स को यूज किया था, सो दैट वो जो है उसको जो इंग्लिश ऑडियंस है वो आराम से उसको समझ पाए। Which statement best characterizes neoclassical poetry's attitude towards emotion? And that is, emotion should be openly expressed without restraint। ये आपका romantic age का। Emotions should be refined, controlled and expressed through rational language। Emotions have no place in serious literature। Emotion should be demonstrated through excessive ornamentation। तो इनका मानना था कि इमोशंस को आप एक्सप्रेस करिए बट दैट शुड बी रिफाइंड, बिना इमोशन के तो इंसान ही इंसान नहीं है। तो द आंसर इज बी। ठीक है जी, तो यहां तक हुए हमारे 10 क्वेश्चंस हुए हैं, अभी चले आगे बढ़ते हैं। अब रोमांटिसिज्म के क्वेश्चन है, 11 से 20 रोमांटिसिज्म है, और ये है व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर क्यों आया था, ला 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 ला। मैं तो जब भी अगर रोमांटिसिज्म या रोमांटिक उसके बारे में बताती हूँ ना, तो मुझे ना ये ट्यून बहुत पसंद है। जब मैं सुनाती तो मेरे स्टूडेंट्स को भी इतनी रट गई है कि वो मेरे पहले ही जो है लिखना शुरू कर देते हैं, ला 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 ला। तो ये जो है व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, दैट इज एम्फेसिस ऑन इमोशन, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिज्म। सभी पे क्या है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, द प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड्स, अरे वही 1800 में जो आया था, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कि पोएम्स जो होती हैं वो स्पॉन्टेनियसली लिखी जाती है, सोच के पोएम नहीं लिखी जाती। The romantic concept of the sublime primarily refers to, बताओ बताओ, sublime का मतलब क्या होता है, दैवीय।
a quality of greatness that inspire awe, terror and emotional intensity. जो देख के लगा अरे वाह क्या बढ़िया चीज है. So the answer is D. शैले की पोयम है टू अ स्काईलार्क और ये रोमांटिक एज का एक बहुत ही सही जो स्वरूप है वो प्रस्तुत करती है. हाउ? क्या दिखाती है? नेचर एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंट ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल इंसाइट, social revolution and political reform, medieval chivalry and feudal systems, urban industrial. Shelley की To a Skylark जो है ना एक basically it's also a poem of refuse where the poet thinks that Skylark is happy because she it doesn't understand the woes and griefs of the people who live on earth. So it has never felt that anguish of love and other things. So somehow he feels jealous as well. तो भाई ये जो है लेकिन वो बताता है कि whosoever lives in the comfort of nature, that person obviously feel blessed and obviously that person has spiritual insight. तो यहाँ पर शैले का जो टू अ स्काईलार्क है ये कौन सा रोमांटिक प्रीऑक्युपेशन बताता है? नेचर इज अ सोर्स ऑफ ट्रांसेंडेंट ट्रूथ. द आंसर इज ए. ठीक है जी. कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी. क्या है कीट्स का कॉन्सेप्ट? The ability to write coherent poetry, the capacity to accept mystery and uncertainty. यही है इसका सही जवाब कि जब कोई पोएट जो है इस प्रकार की रचना लिखे कि बिना किसी तार्किक नतीजे पे पहुंचे हुए लोग उसी चीज को एंजॉय करना चाहे, दैट इज वी कॉल नेगेटिव कैपेबिलिटी. And Keats felt that apart from him, this quality exists only in William Shakespeare. The romantic emphasis on the original genius will arises. देख लो भाई, पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या है. Exact replication of established forms, anonymous collective authorship, individual creative vision and spontaneous imagination over rigid adherence to rules, intellectual conformity to established norms. देखो romantic emphasis on the original genius. romantic age के जो writers थे वो बेसिकली ओरिजिनल इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान देते थे. उनका क्या था? अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. तो उनका ये मानना था कि ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल जीनियस, आप नेचर के जितने करीब होंगे नेचर उतना ही आप अपनी जो चीज स्पॉन्टेनियसली लिखी जाएगी वो चीज उतनी ओरिजिनल होगी. एंड द मोर यू पॉन्डर ओवर समथिंग द लेस दैट थिंग इज ओरिजिनल. तो इसीलिए उनका मानना ये था ओरिजिनल वेलराइजेस का था इंडिविजुअल क्रिएटिव विजन, स्पॉन्टेनियस इमेजिनेशन. क्योंकि इफ द थिंग इज स्पॉन्टेनियस इट मींस इट इज ओरिजिनल. And if you have pondered over that thing for quite a long, if you have been pondering over a thing for quite a long time, obviously you'll take help from other sources as well, and obviously it will lack that spontaneity. Which characteristic is most typical of romantic poetry's use of nature? Nature as mere backdrop for human action, nature as mechanistic, nature as a living spiritual entity that mirrors or influences human emotion, nature as inherently hostile to human civilization. So which characteristic is most typical of romantic poetry? That is nature को वो लोग living spiritual entity मानते हैं जो human emotion को express करती है. हालांकि बाद में मॉडर्न एज में इस चीज का उल्टा हो गया कि नेचर या रियलिज्म में कि नेचर रिमेन इंडिफरेंट टू योर पेन्स एंड प्लेजर्स. कॉलरिज ने एक पोएम लिखी है क्रिस्टबेल. वो कौन सा रोमांटिक कंसर्न बताती है? एंड दैट इज कॉलरिज वाज द पोएट ऑफ सुपरनैचुरल, द मिस्टीरियस एंड साइकोलॉजिकल एम्बिगिटी. द रोमांटिक पीरियड्स एटीट्यूड टुवर्ड द मिडिल एजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. रोमांटिक पीरियड वाले ना मिडिल एजेस से बहुत ज्यादा प्रभावित है. कीट्स ने ला बेले देम सांस मर्सी जो लिखा है वो मध्यकालीन युग के नाइट और उसी की तरह लिखा है. तो मध्यकालीन युग
chivalry and all that, they were very much influenced by that period, and they tried to infuse those mysticism, those qualities of medieval age in their poetry, like mysticism and castles, knights, and other things. Gothic. Nostalgic idealization and imaginative recreation. Which statement most accurately reflects the romantic approach to poetic diction? बताओ भाई. Elevated archaic language, ये तो उसकी है neoclassical की. Language should be that of common people spoken in moments of intense emotion. यही तो है. यही तो है कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, दिल से दिल तक पहुंचने वाली, जो सबको समझ में आए. ज्यादा पेडेंटिक लैंग्वेज यूज करोगे तो केवल मुट्ठी भर लोगों को ही समझ में आएगी. अब ये तीसरा मूवमेंट है आपका, दैट इज मॉडर्निज्म. तो ये 3 मूवमेंट्स पहले कवर करेंगे. विच लिटरेरी मूवमेंट डायरेक्टली फॉलोड रोमांटिसिज्म एज अ रिएक्शन अगेंस्ट इट. मतलब रोमांटिसिज्म के बाद कौन सा मूवमेंट आया था? सीधा मॉडर्निज्म नहीं आया था, रियलिज्म. मॉडर्निज्म रियलिज्म और नेचुरलिज्म के अगेंस्ट आया था. So that is realism and naturalism in the 19th century. Realism and naturalism to portray the thing as it is. The primary concern of modernist literature is straightforward नहीं है. फोटोग्राफिक रियलिज्म के अगेंस्ट आया था मॉडर्निज्म. फ्रेगमेंटेशन, और बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद आया था. तो फ्रेगमेंटेशन, कॉन्शियसनेस एंड कन्वेंशनल narrative structure in response to rapid unconventional narrative structure. Which technique is most characteristic of modern fiction? वर्जीनिया वुल्फ पढ़ लो, है ना, और यूलिसिस है जेम्स जॉयस की. किस चीज के लिए? या अब टी.एस. इलियट की लास्ट सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, सब किस चीज के लिए जाने जाते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या इंटीरियर मोनोलॉग. तो बी, टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है वो एग्जाम्प्लीफाइज मॉडर्निस्ट पोएट्री थ्रू. टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड में बहुत फ्रेगमेंटेशन है. जगह जगह वो आवाज जो है, मतलब जगह जगह स्पीकर, मतलब फ्रेगमेंटेड वॉइसेस है, बहुत सारी आवाजें आती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है और बहुत सारे अल्यूजन्स हैं. तो इस तरीके से वो एक कॉम्प्लेक्स जो है एक कोलाज को दिखाती हुई है कि जितना इंसान का दिमाग जब लीनियर नहीं चलता है तो उसकी वर्क्स कैसे हो सकते हैं. द मॉडर्निस्ट मूवमेंट एमर्ज प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू सक्सेस ऑफ रोमांटिक पोइट्री, मेडिवल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. भैया मॉडर्निस्ट मूवमेंट आया था बेसिकली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद. डिसइल्यूजनमेंट हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों के बीच में तेरा मेरा बहुत बड़ा था. और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का विश्वास टूटा था कि जब उन्हें पता चला था कि तू मेरा, मैं तेरा, मैं तेरी, मैं तेरा, तू मेरी, ऐसा कुछ नहीं है. समझ गए? तो भैया इसीलिए आया था ये, दैट इज डी. Which statement best characterizes modernist fiction's approach to realism? Modernist fiction: complete rejection, photographic accuracy, recognition that subjective consciousness cannot represent objective reality directly, experimentation with new forms. बात ये है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. दैट इज सी. ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन नॉट बी प्रेजेंटेड. The objective correlative, a concept it is not developed by T.S. Eliot, actually Washington Elston के द्वारा दिया हुआ एक concept है. It was made famous by T.S. Eliot, objective correlative. और उन्होंने जो है ये टर्म बेसिकली उनका मानना ये था कि हैमलेट में नहीं है, मकबेथ में है क्या? A set of object, situation or events that evoke a particular emotional response. यदि आपको आप किसी हीरो को देखकर अगर वो जो कुछ भी कर रहा है और and you feel like कि yes whatever he is doing that is absolutely correct, तो it means objective correlative है.
But when you watch a play or a movie and you feel like they should not be done by the hero or the protagonist, somehow the thing should be changed. ये इस तरीके, और जैसे कि हमें हमेशा जब भी हम लोग कोई ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हीरो या हीरोइन को देखते हैं तो वी ऑलवेज फील इन द हार्ट्स ऑफ आवर हार्ट कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ए पागल है क्या, ये क्यों मरा जा रहा है जब इसके घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो वहाँ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं होता है। तो ये जो है, जब आप किसी चीज़ को देखकर हीरो के साथ, जब हीरो के एम्पैथाइज करते हैं हीरो के साथ, एंड यू फील कि जो कुछ भी कर रहा है हीरो ठीक कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। और अब जब आप ऐसा महसूस नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं होता है। Which modernist technique involves rapid shifts between different time periods? Stream of consciousness, flashback, interior monologue, all of the above. तो भाई देखो इसका क्या होना चाहिए, रैपिड जो है टाइम शिफ्ट सभी में ही होता है। एंड दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सही थी ना? मैं अभी बता देती बस बीच में बी, फिर तुम मेरी जो है बखिया धेड़ देते कि मैडम इसमें भी तो है और उसमें भी है। देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी ऐसे ही होता है, विचार कभी जो है प्रेजेंट में जाता है, कभी पास्ट में जाता है, कभी फ्यूचर में चला जाता है। ऐसे इंटीरियर मोनोलॉग में होता है, फ्लैशबैक एंड टेम्पोरल डिसरप्शन में तो होता ही है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर रिलेशनशिप टू मीनिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भैया मॉडर्निज्म में होता है कि एक पोस्ट मॉडर्निज्म में डेथ ऑफ द ऑथर है, मॉडर्निस्ट लिटरेचर में यही है, एक ही शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं और मीनिंग जो है इसीलिए एम्बिगियस भी हो जाते हैं। तो 29 का आंसर है सी। विच स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्निस्ट पोइट्री इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट? इट एक्सपेरिमेंट्स रेडिकली विद फॉर्म, often abandoning or radically altering traditional structures. It abandons form entirely. It consistently uses traditional rhyme schemes and meters. It returns exclusively to Renaissance models. मॉडर्निस्ट पोइट्री के बारे में यह है कि भाई बहुत फॉर्म के साथ जो है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को छोड़कर बहुत सारे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सो द आंसर इज ए। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो मूवमेंट्स पे थे। अब ये पोइटिक फॉर्म्स एंड जॉनरा पे, लिरिक, ओड, एलिजी, एलिग्री पे 31 से 50 तक। अ लिरिक पोएम इज बेस्ट डिफाइंड एज, लिरिक क्या होती है? जो एक सिंगल इमोशन बताती है, दिल से निकली हुई पोएम होती है। तो ब्रीफ पोएम एक्सप्रेसिंग द पर्सनल इमोशन। तो आंसर इज ए, अ ब्रीफ पोएम एक्सप्रेसिंग द पर्सनल इमोशन। The primary function of the lyric mode in poetry is to narrate a complete story, to express subjective feeling, to provide moral instruction, to describe geographical। तो भैया होता है सब्जेक्टिव फीलिंग बताना, अपने दिल की बात बताना, जज्बात बताना। An ode is characterized by, ओड जो होता है वो सीरियस होता है, फॉर्मल, एलिवेटेड और किसी व्यक्ति को एड्रेस करके लिखा जाता है। द आंसर इज सी। कीट्स ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न एग्जाम्प्लीफाइज द रोमांटिक ओड थ्रू, बताइए। मेडिटेटिव क्वालिटी है भाई, सोच परख है। ओ ग्रेशियन अर्न को एड्रेस करा गया है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई थिंक, और उसमें जो है ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। आंसर इज डी। एलिजी, एलिजी ट्रेडिशनली सर्व्स द लिटरेरी फंक्शन ऑफ, एलिजी जो है पहले तो कोई भी चीज जो एलिजी एक मीटर में लिखी जाती थी ना उसे एलिजी कहते थे। बट नाउ एलिजी जो है इट्स अ मॉर्निंग सॉन्ग, mourning the death of an individual or lamenting broader human loss and transience. मिल्टन की जो Lycidas says an elegy on that merely expresses personal grief, transcends personal mourning to address questions of mortality, fame, divine providence and the poet's vocation. यही है इसका आंसर, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री भी दी है। एलिगरी इन लिटरेचर इज डिफाइंड एज, एलिगरी का मतलब होता है सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट एंड द अंडरलाइंग मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। अ नैरेटिव और टेक्स्ट इन विच कैरेक्टर्स, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जैसे आपकी एनिमल फार्म है,
ठीक है, एनिमल फार्म जो है वो आपका एलिगरी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्कारलेट लेटर भी जो है वो एक तरीके से एलिगोरिकल पार्ट में एलिगरी है। इसके अलावा जॉनस्टीन सॉरी जो विलियम गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है वो भी सॉर्ट ऑफ जो है वो एलिगरी है आपकी। ठीक है, सॉर्ट ऑफ है, नॉट कंप्लीटली बट है। बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस फंक्शंस एज एन एलिगरी प्राइमरली थ्रू, क्योंकि ये क्रिश्चियन की स्पिरिचुअल जर्नी बताता है जिसमें ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मोरालिटी प्लेज होते हैं। द आंसर इज बी। विच कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्टिंग्विश द एलिजी फ्रॉम द ओड? एलिजी लेमेंट करती है, ओड जो है वो सेलिब्रेट और प्रेज करता है। ओड मतलब एड्रेस। Shelley's elegy Adonis and for the death of Keats demonstrates। शेले की जो एलिजी है एडोनिस, ये भले ही कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई है बट इट हैज अ यूनिवर्सल अपील। तो यूनिवर्सल थीम्स ऑफ मोर्टेलिटी, आर्टिस्टिक लेगेसी एंड द पोएट्स रोल इन सोसाइटी। द ओड्स कैरेक्टरिस्टिक formal feature typically include brief length, comic exaggeration, narrative progression and dramatic conflict, elevated tone। ओड हमेशा जो होता है ना वो बहुत एलिवेटेड होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक डिग्निफाइड वे में लिखा जाता है। ओड जो होता है वो कभी भी ट्रिवियल वे में नहीं लिखा जाता है। एंड वेरी मेट्रिकल पैटर्न्स। और इसमें ओड का मतलब ही होता है डायरेक्ट एड्रेस टू द सब्जेक्ट। In allegory, the primary pleasure for the reader derives from literal surface, the recognition of symbolic correspondence। कि जब आप पहचान, जैसे आपने एनिमल फार्म पढ़ी तो वो रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर है। लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग जब आप समझ जाते हैं ना तो वही उसका असली मजा है। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है, मिनी एपिक है, तो वो क्या बताता है? फंक्शंस एज एलिगरी बाय क्रिएटिंग अ रिचली डिटेल्ड नैरेटिव वर्ल्ड। तो मुझे पता है आप लोग ये ऑप्शन देख के उसे आपको लग रहा होगा जो सबसे बड़े ऑप्शंस हैं वो ही आंसर्स हैं, मगर अगर आपको इन्हीं से मिलते जुलते आंसर्स ऑप्शंस मिल गए तो जस्ट गो थ्रू द ऑप्शंस एज वेल। मतलब इन्हीं ऑप्शंस को भी आप ढंग से पढ़िए कि ऑप्शन है क्या। द लिरिक पोएम्स रिलेशनशिप टू टेम्परेली temporality in it typically involves lyric poems relationship to temporality typically involves focus on moment of perception, emotion, present tense consciousness। इसका मतलब ये है कि जो फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, जो उसी समय के इमोशंस के बारे में बताता है। Which statement about the ode is most accurate? ये वही है कि ओड्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट एड्रेस सब्जेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस विद फॉर्मल डिग्निटी। Ode intimations of immortality demonstrate romantic transformation of the ode form by ओड का ट्रेडिशनल एलिवेशन एंड फॉर्मल प्रॉपर्टीज तो यूज करी गई है। इसके अलावा ये एक पिंडारिक इरेगुलर पिंडारिक ओड है। द फंक्शन ऑफ पर्सोनिफिकेशन विद एन एलिगरी इज टू गिव मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, वाइसेस या वर्चूज को ह्यूमन बींग्स के रूप में दिखाकर जो है गिव एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोर्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे कि वो उन आइडियाज के साथ रीडर्स एंगेज हो सके। डन ने होली सोनेट्स लिखे हैं, इनको लिरिक पोएम्स माना जाता है। इनका प्राइमरी इफेक्ट क्या है? The intellectual and emotional intensity of a single moment of spiritual crisis or insight. The answer is B. The elegiac mode, as demonstrated in works like Adonis and Lycidas, frequently transcends personal mourning to address
मतलब ये जो पोएम्स हैं, भले ही ये एलिजीज हैं, भले ही ये उन्होंने अपने लव्ड वंस के लिए लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रॉडर क्वेश्चंस पूछती हैं, मोर्टेलिटी, आर्टिस्टिक इमोर्टेलिटी, डिवाइन जस्टिस। मतलब ये केवल और केवल इसमें किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बारे में नहीं, और क्वेश्चंस भी पूछती हैं टू मेक देम यूनिवर्सल। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लिरिक मोड्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। देखो भैया, ये चीजें जो है ना, इनको पढ़ लोगे, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। लिरिक पोइट्री ओरिजिनेट हुई थी एंशिएंट ग्रीस में, और वेरियस पीरियड्स में इसने अपना वर्चस्व कायम रखा। एलिजाबेथन एज में इस लिरिक पोइट्री बहुत ज्यादा फली फूली, लेकिन सेकंड नंबर पे थी। लेकिन रोमांटिक एज में जो ओवरपावरिंग जॉनरा था, दैट वाज लिरिक। सो द आंसर इज बी। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और उसके बाद अब मैं बाकी के 50 क्वेश्चन कल कराऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।